मुझे मेरी भाभी ने ही पाला पोसा था। मेरी भाभी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन मैं सोया तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आंख खुली तो सामने उस वक्त पापा की मृत्यु हो गई जब मैं 5 साल का था। बड़े भैया फौरन मुझे अपने साथ ले गए। मुझे पालने पोसने की जिम्मेदारी भाभी ने ले ली थी। मगर फिर जैसे ही मैं बड़ा होने लगा तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी करना शुरू कर दिए। ये वो काम थे जिनसे मुझे दिन भर में 100 या 50 रुपये मिल जाते, मगर इससे मेरी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। शाम का वक्त था, भाभी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। काफी दिन हो गए हैं, तुमसे ये कहना चाहती थी। मैं भी बैठ गया। भाभी भी डरे डरे अंदाज में मुझे बात बताने ही लगी थी जब बाहर से शोर की आवाज सुनाई दी। हम दोनों बाहर की तरफ भागे। मेरी बुआ का बेटा, जो कि हमारे घर के करीब ही रहता था, दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें फूली हुई थी और वो कुछ बताना चाह रहा था। बार बार भैया का नाम लेता और खामोश हो जाता। उसकी घबराहट देखकर भाभी ने आओ देखा ना ताओ घर से निकल पड़ी। मैं भी उनके पीछे पीछे गया। खेतों में जाकर देखा तो भैया की मृत्यु हो चुकी थी। भैया को उनके दुश्मनों ने जान से मार दिया था। भाभी का तो रो रो कर बुरा हाल था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि भैया की मृत्यु हो गई है। मैं बड़े भाई को दूसरे लोगों के साथ मिलकर घर लाया। मुझे भाभी की भी फिक्र थी। लोग आए तो वो भी अफसोस करने लगे, क्योंकि मेरे भाई की उम्र अभी मुश्किल से 45 साल थी, जबकि मेरी भाभी 30 या 35 साल की होगी। और ऐसे में मेरे लिए ये बात बड़ी ही अजीब थी कि भाई की अचानक मृत्यु हो गई और सब लोगों को पता भी नहीं चला। ना ही वहां आसपास कोई मौजूद था, न भैया के जख्मों के निशान मौजूद थे, मगर सब लोगों का ख्याल था कि उनके दुश्मनों ने उन पर हमला किया है। बहरहाल भैया की लाश देखकर लगता नहीं था कि उनके दुश्मनों ने उन्हें मारा है। इधर मेरी भाभी ने रो रो कर आसमान सर पर उठा रखा था। कभी कहती कि मैं इतनी कम उम्र में सुहागन से विधवा हो गई, तो कभी कहती कि मेरे नसीब ही फूटे थे, जो इस घर में आते ही मेरे दुख दर्द शुरू हो गए। सब लोग उन्हें समझा रहे थे, तसल्लियां दे रहे थे। मैंने भी सब लोगों को भाभी से मोहब्बत भरा रवैया रखते देखा था। फिर उन सब के जाने के बाद भाभी जब संभली तो उन्होंने एक अजीब बात बताई। मैं अपने कमरे में बैठा था। भाभी मेरे पास आकर बोली, नितेश, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। देखो ना, इससे पहले कि मैं तुम्हें यही बात कह रही थी, लेकिन फिर तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। हाँ, बल्कि सुनते कैसे, उस दिन तो ये हादसा हो गया था। ये कहकर भाभी फिर से रोने लगी। तो मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से चुप किया और बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोचती हैं, क्योंकि अब भैया इस दुनिया से जा चुके हैं। रोने धोने से वो वापस तो नहीं आ सकते। मेरी बात सुनकर भाभी खामोश हो गई। फिर अपने आंसू पोंछ कर बोली, नितेश, मैं इस बात पर नहीं रो रही। ये तो ऊपर वाले के फैसले हैं। भगवान जिसको जितनी जिंदगी दे और जिसे किसी भी वक्त मौत दे दे, मैं उस ईश्वर की मर्जी में राजी हूँ। जिसने जिस हाल में रखा मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन तुम क्या जानो गांव के लोग अब क्या क्या बातें करते हैं। आसपास के लोगों और पड़ोसियों ने मुझे क्या कुछ नहीं सुनाया। वो ये कहकर दोबारा रोने लगी। क्या मतलब भाभी, ऐसा भी लोगों ने क्या कह दिया? अरे बेटे, वो लोग तुम पर और मुझ पर यानी हमारे रिश्ते पर शक कर रहे हैं। क्या मतलब है आपका? मैं संभल कर बैठ गया। मतलब ये कि तुम्हारे भैया के जाने के बाद कुछ औरतें आई थी जो कह रही थी कि अब सरिता का अपने जवान देवर के साथ रहना ठीक नहीं है। मर्द और औरत का रिश्ता जैसा भी होता तो वो गैर मर्द ही है। मैं लोगों की ये बातें सुनकर रो पड़ी। नितेश, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि लोग ऐसी बातें करेंगे, बल्कि कुछ लोग ऐसे थे जो हमारी शादी की ही बातें करने लगे थे। भाभी ये कहकर दोबारा रोने लगी। ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता कि मैं कैसे आपसे शादी कर सकता हूँ। आप मेरी भाभी हैं, आप मेरे भैया की पत्नी है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं तो आपको अपनी माँ की तरह समझता हूँ। और जहां तक बात है लोगों की, तो आप भी उन्हें नजरअंदाज कर दे। हमारा रिश्ता तो मुमकिन ही नहीं है। मेरी बात पर भाभी आंसू पूछने लगी। हाँ, मैं जानती हूँ, यही तो लोगों को बात समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि मैं अभी कम उम्र हूँ, मेरी आगे पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। और बेटा, अब तुम्हारा भी शादी के बगैर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे ही देखो, मैं तुम्हारे भाई के बाद अकेली हो गई हूँ। अब घर में मुझे रौनक लगाने वाला कोई तो चाहिए ना, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मगर न जाने क्यों मुझे भाभी की बातें बड़ी अजीब सी लगी थी। खैर, मैं खामोश हो गया। शाम का वक्त था जब भाभी दोबारा मेरे कमरे में आई। क्या कर रहे हो बेटा? उन्होंने पूछा तो मैं एकदम सीधा होकर बैठ गया।
न जाने क्यों मैं भाभी के सामने ऐसा रहता जैसे कोई सिपाही किसी दुश्मन के सामने रहता है। मैं हर वक्त खुद को चौकन्ना रखता। भाभी मेरे ये हालात देखकर हंस पड़ी। अरे बेटा, तुम इतना डर क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारे कमरे में आई हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम जैसे चाहो बैठ सकते हो। ऐसी बात नहीं है, आप मेरी भाभी हैं, दोस्त नहीं। मैंने गुस्से से कहा। हाँ तो कोई बात नहीं, भाभी और देवर में क्या कोई दोस्ती नहीं होती? मैंने अपनी बात कही थी, मगर भाभी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा वो मुझे ये सुनाने लगी कि भाभी और देवर का रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है। मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता था। तो फिर क्या सोचा तुमने इस बारे में? भाभी ने मुझसे दोबारा सवाल किया तो मेरा दिमाग ही घूम गया। क्या मतलब? कौन सा सवाल? आपसे मेरी शादी करने का सवाल? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी को कैसे गुजारोगे, क्योंकि अब तुम्हारा और मेरा इस घर में एक साथ रहना ठीक नहीं है। तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद है, भले जैसी भी हो, मुझे स्वीकार है। तलाकशुदा हो, विधवा हो, बस तुमसे मोहब्बत करने वाली हो और बेपनाह मोहब्बत करने वाली हो, जो तुम्हारे हर दर्द हर दुख को खुशी से समझ सके। भाभी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। जी भाभी, बात तो आपकी ठीक है, मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी आप घर में अकेली रहती हैं, आपका भी कामकाज में हाथ बटाएगी और घर में रौनक भी लगी रहेगी। हाँ बेटा, बस मैं यही चाहती हूँ। भाभी ने सर झुका लिया था। लगता था कि वो मेरे इस फैसले से खुश नहीं है। लेकिन बेटा, तुम्हें दुल्हन देगा कौन? मेरा मतलब है, तुमसे कौन लड़की शादी करेगी? भाभी ने बड़े कड़वे लहजे में कहा था। हाँ भाभी, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरे लिए कोई तो होगी ना। भले ही बहुत ज्यादा खूबसूरत या अमीर ना हो, बस एक मिडिल क्लास खानदान की नॉर्मल सी लड़की हो, मुझको कोई ऐतराज नहीं है। मैंने ये कहकर करवट बदल ली, मगर भाभी कमरे से नहीं गई। नहीं बेटा, मुझे उस लड़की की कोई खास निशानियां बताओ, जो उसमें हो तो तुम उससे शादी करोगे। मेरी बात पर भाभी ने मुझे रोका टोका तो मैं हैरान रह गया। भाभी, जैसी लड़की आपको अच्छी लगे आप मेरे लिए देख ले, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। पक्की बात है ना? तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होगा ना? भाभी ने पूछा तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। जी भाभी, कोई ऐतराज नहीं, आप ढूंढना शुरू तो कर दें। मैंने भाभी को जवाब दिया तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अब याद रखना, बाद में इनकार मत करना। हो सकता है लड़की मॉडर्न हो, इतनी ही मॉडर्न जितना तुमने सोचा भी ना हो। हाँ हाँ, मगर देख लेना कि आपके लिए कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। अरे बेटा, मेरे लिए तो ये शादी खुशियों का समा लाएगी, भला मुझे इससे क्या तकलीफ हो सकती है? ये कहकर भाभी कमरे से चली गई। अगले ही दिन उन्होंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी, जबकि मैं बहुत खुश था। घर में मैंने खूब सामान लाना शुरू कर दिया। भाभी ने कहा था मेहमानों को 10 दिन पहले ही बुला लूंगी, इसलिए खाने पीने की चीजें घर में लेकर आओ। मैं भाभी की हर बात मानता, उनसे कोई भी बात छुपाता नहीं था। वो भी मुझसे हर बात करती। मगर एक रात मैंने उन्हें बहुत परेशान देखा। वो बहुत शर्मिंदा नजर आ रही थी। मेरे कमरे में काफी देर से सर झुकाए बैठी थी। शायद कुछ कहना चाह रही हो, मगर उन्हें सही शब्द नहीं मिल रहे थे। यूं मैं काफी देर तक उनका इंतजार करता रहा। फिर वो बोली, बेटा, मैं एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ, मगर वादा करो तुम इस बात का बुरा नहीं मानोगे। बुरा क्यों मानूंगा भाभी? आप मेरी माँ की तरह हैं, मुझे आपकी हर बात अच्छी लगती है। आप जो भी कहती हैं मेरे भले के लिए ही कहती हैं। ये कहकर मैंने उन्हें खुश कर दिया। उन्होंने जो बात मुझे बताना शुरू की तो वो मेरे कानों से सुनी तक नहीं जा रही थी। देखो बेटे, शादी के बाद तुम अपनी जिंदगी मेरी मर्जी से गुजारोगे। ऐसा कुछ ही दिन होगा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे और भी परिवार वाले हैं जिन्होंने बचपन से तुम्हें देखा है, लेकिन तुम्हें पालने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। सब जानते हैं कि तुम्हारे बाबा की बचपन में ही मृत्यु हो गई है, मगर ये जिम्मेदारी तो सिर्फ हम पर आई। तुम्हारे और भी परिवार वाले हैं, किसी को एहसास नहीं हुआ। बस मैं कुछ ऐसी चीजें करना चाहती हूँ जिनसे उन्हें एहसास दिला सकूं कि मैं तुम्हारी अच्छे से परवरिश करती हूँ। जी भाभी जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन बेटे, एक मसला है, भाभी ने डरते डरते कहा। हाँ भाभी, बोले क्या बात है? देखो बेटा, ये बात तो सच है कि अब हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वो लोग हमें कम ही जानते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसी वजह से सब लोगों को ये लगता है कि तुम मेरे देवर नहीं हो। मैंने उन्हें बताया हुआ है कि तुम मेरी औलाद की तरह हो, मगर लोग तो यकीन ही नहीं करते। बेटा, लोगों को लगता है कि जैसे मैंने तुम्हें कहीं से उठाकर या गोद लेकर पाला है। अगर भाभी ऐसा ही है तो हम रिश्ता जानने वालों में कर लेते हैं। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा। नहीं बेटा, बात तो सुनो। लोग कहते हैं कि जिसके बाप और बड़े भाई की मृत्यु हो गई हो, उसे रिश्ता देते हुए डर लगता है, क्योंकि वो खुद ही लावारिस है।
कहीं हमारी बेटी को भी लावारिस ही ना समझ ले। मैं ऐसी बातें सुनकर चकरा कर रह गया था। भाभी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है, जबकि पहले अच्छी खासी शादी की बातें चल रही थी। बेटा, मैं कहाँ तुम्हारी शादी के खिलाफ हूँ। तुम तो जानते हो, जब तुम अपने माँ बाप के बगैर इस घर में पले बड़े हो, नौकरी भी कुछ खास नहीं, ऐसे में भी एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की मिल जाएगी तो क्या लोग जल भुनकर खाक नहीं हो जाएंगे? यकीनन हो जाएंगे। इसलिए मैं एक चीज करना चाहती हूँ, अगर तुम इजाजत दो तो। मैंने भाभी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो मेरी शादी रात के वक्त करेंगी और दुल्हन को अच्छे तरीके से ज्यादा कपड़ों में लिपटा कर घर लाएंगी। किसी को भी इस शादी की खबर नहीं होगी, क्योंकि जब लोगों को मालूम होगा कि ऐसा हो चुका है तो वो भी मुझे चैन से रहने नहीं देंगे। ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब भी लगा, मगर मैं खामोश हो गया। जाहिर है भाभी ने कहा है तो मेरी भलाई के लिए ही कहा होगा, और इसी बात ने मुझे खामोश कर दिया। अब मैं सुबह शाम अपनी शादी के दिन गिनने लगा था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि मेरी शादी के बाद भी मेरी भाभी का रवैया मुझसे बदलेगा नहीं। ईश्वर का नाम ले लेके जब शादी का दिन आया तो मुझे अपनी दुल्हन को देखने का बहुत शौक था, क्योंकि शादी से पहले और शादी में भी मैंने अपनी मौसी जी और बुआ जी की लाख मिन्नतें की थी कि भाभी से कहे कि मुझे मेरी दुल्हन दिखा दे, मगर किसी ने भी मुझे वो दुल्हन नहीं दिखाई। सबने यही कहा कि कमरे में देखना, पहली बार देखने का अलग ही मजा होता है। जो मेरी किस्मत में मेरी जीवन साथी लिखी गई थी, मैं चाहता भी तो उससे मिल नहीं सकता था, क्योंकि मुझे उस लड़की के घर का एड्रेस तक भी नहीं बताया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ भाभी को मालूम था। इसी वजह से मैं खामोश था कि एक बार शादी हो जाए तो अपनी सारी बातें मनवा लूंगा, मगर ये तो मेरी गलतफहमी थी। शादी के दिन ही भाभी ने मुझसे कह दिया कि मैं जो कहूँ जो करूँ तुम इशारे से समझ लेना, मुझे दोहराने की जरूरत न पड़े। भाभी की बात पर मैं परेशान भी हुआ और खामोश भी। सोचा कि अब नहीं बोलूंगा, लेकिन उस वक्त तो हद हो गई जब मैं अपनी सजी संवरी दुल्हन के पास कमरे में पहुंचा तो वो बहुत ही खुश लग रही थी, क्योंकि उसने खुद को घूंघट में अच्छी तरह लपेट रखा था। मेरे उठाने पर भी वो घूंघट हटा नहीं रही थी। मैं उससे बात पूछता तो वो बात ना करती। मैं हैरान था कि आखिर भाभी ये मेरे लिए क्या बया कर लाई है, जो ना बात करती है और ना ही मुझे अपने करीब आने दे रही है। उसी वक्त कमरे के दरवाजे की जोर जोर से कुंडी बजने लगी। लगता था कि अभी दरवाजा टूट जाएगा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मेरी भाभी परेशान खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। फिर कमरे में झांक कर कहने लगी, अरे बेटा, तुमने दुल्हन को यहाँ लाकर बैठा दिया। लगता है कि ये काम लड़कियों का है, उन्हें इन बात की समझ नहीं है ना बेटा, इसलिए दुल्हन को यहाँ बैठा दिया, लेकिन अभी मुझे इसे अपने कमरे में ले जाना होगा। ये कहकर भाभी कमरे के अंदर आ गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि भाभी ऐसा क्यों कर रही है। खैर, शर्म के मारे में बोला भी नहीं। वो मेरी पत्नी को उठाकर दूसरे कमरे में ले गई। मैं अपने ख्वाबों पर पानी फिरता देखकर मायूसी से कमरे में लेट गया। मैंने हजारों बातें करने का अरमान सजाया था। सोचा था कि जब मेरी पत्नी आएगी तो उसे अपनी पिछली सारी कहानियां सुनाऊंगा, मगर ये क्या, भाभी तो उसे कमरे से ही ले गई थी। मैं उनके पीछे पीछे गया। वो उस दुल्हन को लेकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजे को अंदर से बंद करने लगी और मुझे मना कर दिया कि मैं अपनी दुल्हन के पास आने का सोचूं भी नहीं, उस वक्त तक जब तक मेरी भाभी ना चाहे। खामोश और मजबूर होकर मैंने भाभी की किसी बात पर कोई ऐतराज नहीं किया, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी, क्योंकि आज शादी को 1 हफ्ता होने वाला था। मगर भाभी जी ने मेरी दुल्हन को मेरे कमरे में नहीं भेजा था। मैं दिन के वक्त पूछता तो कहती कि वो अभी सो रही है, रात को पूछता तो कहती मेरे पास अभी बात करने के लिए वक्त नहीं है, मैं तुमको बाद में उससे बात करवा दूंगी। भाभी की बातें सुनकर मैं परेशान हो गया था। क्या शादी मैंने इसलिए की थी कि मेरी पत्नी भाभी के पास रहे? माना कि वो उनकी सेवा करे, ये उनका हक है। उन्होंने पाल पोस कर मुझे बड़ा जो किया है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए कि मैं जिंदगी की खुशियों से वंचित कर दिया जाऊं। मेरी खामोशी का भी भाभी पर कोई असर नहीं हुआ। वो रोजाना मेरी पत्नी को अपने साथ ले जाती और वो कमरे में उन्हीं के साथ सोती। एक दिन अजीब किस्सा हुआ। भाभी जी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। मैं उन्हें अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने उनके टेस्ट वगैरह किए। जो बात उन्होंने मुझे बताई उसने तो मेरे होश उड़ाकर रख दिए। मैंने देखा रिपोर्ट में लिखा था कि भाभी प्रेग्नेंट है, कुछ ही महीनों में उनके यहाँ औलाद पैदा हो जाएगी। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था, क्योंकि भैया की मृत्यु को काफी महीने गुजर चुके थे, जबकि अब तो मेरी शादी को भी 3 महीने होने को आए थे। अब तो काफी वक्त गुजर गया था, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैंने जाकर डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ की मिलावट नहीं। वैसे भी मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा, आप समझने की कोशिश करें। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैं अपनी भाभी को दूसरा अस्पताल ले गया।
मगर मैंने उनसे ये बात नहीं की कि डॉक्टर ने क्या कहा है। अस्पताल जाकर भी यही मालूम हुआ कि भाभी प्रेग्नेंट है। अब तो मेरे पैरों तले से वाकई जमीन खिसकने लगी थी। मुझे लगा कि जैसे जमीन फट जाएगी और मैं इसमें समा जाऊंगा। जाहिर है जब लोग इस बात के बारे में जानेंगे तो वो हमें ही बुरा समझेंगे। ये सोचकर मैंने फैसला किया कि मैं एक बार भाभी से बात कर लूं। अगर इस उम्र में भी उनकी शादी मुमकिन हो पाई तो मैं ऐसा करने को तैयार हूं। मैं इस बात को इज्जत और घमंड का मसला नहीं बनाना चाहता था। भाभी जी की हर मदद करना चाहता था जो मेरे लिए मुमकिन थी। उनका भी खुशियों पर हक था। मगर जब मैं उनके कमरे में गया और उनसे ये बात की तो वो फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैंने ये बात आपका दिल रखने के लिए नहीं कही, बल्कि सच कही है। बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे होंगे। यकीनन ऐसा ही समझ रहे होंगे कि जैसे मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मगर ऐसा नहीं है। तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे भैया की मृत्यु के कई साल तक मैंने अपनी जिंदगी को बिल्कुल पवित्र रखा था। मगर फिर तुम्हारे भैया की मृत्यु के बाद मेरा भी दिल चाहने लगा कि मेरा भी कोई जीवन साथी हो जो मुझे सहारा दे। मगर गांव के लोग इस बात को गलत समझते हैं, पाप समझते हैं। तभी मैंने एक दिन एक ऐसी औरत से बात की जो रिश्ते करवाती है। उन्होंने मुझे एक बेसहारा लड़के का रिश्ता बताया जिसके पास पढ़ाई के खर्चे उठाने के पैसे नहीं थे। उसे बस एक साथी और जिंदगी की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा चाहिए था। तभी मैंने उससे शादी कर ली, उसे अपना बना लिया। लेकिन बाद में ख्याल आया कि इसे घर लेकर कैसे जाऊं, जबकि हमारे समाज का माहौल तुम जानते ही हो। इसलिए मैंने अपने नए पति से कुछ दिन इंतजार करने का कहा। हालात ठीक हो गए तो मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात चला दी। मैंने तुम्हें ऐसा महसूस करवाया जैसे मैंने शादी तुम्हारी की है, लेकिन दरअसल मैं अपने ही पति को लेकर घर आई थी। मैं उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। बेटा, इस बात पर नाराज ना होना, मैं जल्द ही तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी। मैंने पहले बहुत बहाने किए कि शायद तुम इशारों में ये बात समझ जाओ, मगर तुमने मेरी बात नहीं समझी, तो मैंने खुद ही अपने लिए रास्ता चुन लिया। भाभी की मिन्नतें करने पर मुझे भी तरस आने लगा था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।